गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पढ़ाई किए थे पिछले पार्ट में, और अब मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो आज हम लोगों का लेक्चर इसी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पर होगा। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली आप जानते हो, थोड़ा सा केमिस्ट्री में सुने भी हो। ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था जिसको इन्हीं के नाम से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। डी ब्रॉगली साहब ने जो अपना हाइपोथेसिस दिया, उस हाइपोथेसिस के देने के पीछे इनकी सोच क्या थी, कहां से इनके दिमाग में ये हाइपोथेसिस आई, थोड़ा सा इसको समझ लो। जैसे डी ब्रॉगली साहब ने सोचा कि पूरा का पूरा यूनिवर्स केवल दो चीज से बना है, एक मैटर और दूसरा रेडिएशन। ध्यान से समझना, ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, तो डी ब्रॉगली साहब की अपनी जो हाइपोथेसिस है, कहां से ये आई, इस हाइपोथेसिस के पहले उनकी सोच क्या थी, उन्होंने सोचा क्या, इस चीज को थोड़ा सा समझ लो। मैंने बताया कि डी ब्रॉगली साहब ने सोचा कि पूरे के पूरे यूनिवर्स की रचना, यूनिवर्स पूरा जो ब्रह्मांड है, यह केवल दो चीजों से बना है, एक मैटर और एक रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हो जाने के बाद यह क्लियर हो गया कि दुनिया में जितने भी रेडिएशन हैं उनमें डुअल नेचर है, यानी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। जैसे लाइट को ही ले लीजिए, तो लाइट में वेव नेचर है, ये प्रूफ हो गया इंटरफेरेंस से, डिफ्रैक्शन से, पोलराइजेशन से। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन तीन घटनाओं ने स्ट्रांगली प्रूफ कर दिया कि लाइट एक वेव है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना ने प्रूफ कर दिया कि लाइट वेव नहीं है, लाइट में पार्टिकल नेचर है। तो इस तरह से लाइट में ही प्रूफ हो गया कि लाइट में डुअल नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो लाइट के साथ पूरे दुनिया में जितने भी रेडिएशन हैं, उन सभी रेडिएशन में डुअल नेचर प्रूफ हो गया, यानी जितने भी रेडिएशन हैं सब में पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ये डी ब्रॉगली साहब देखे। और फिजिक्स में एक बड़ा बेसिक रूल है, नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव्स सिमेट्री, ये फिजिक्स का बड़ा बेसिक और फंडामेंटल रूल है, और हमें लगता है ये रूल 100% सही भी है। ठीक है कि हर जगह सिमेट्रिसिटी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जहां पे सिमेट्रिसिटी देखने को नहीं मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां सिमेट्रिसिटी नहीं है। ये हो सकता है कि हम अभी खोज नहीं पाए हैं, लेकिन नेचर लव्स सिमेट्री, प्रकृति में सब कुछ सिमेट्रिकल है। तो डी ब्रॉगली साहब ने सोचा कि यूनिवर्स का निर्माण मैटर और रेडिएशन दो चीज से हुआ है, और रेडिएशन में डुअल नेचर है और नेचर लव्स सिमेट्री। यदि इस रूल को फॉलो किया जाए, इस रूल को सही माना जाए, तो जब यूनिवर्स दो चीज से बना है, रेडिएशन और मैटर, तो रेडिएशन में यदि डुअलिटी है तो मैटर में भी डुअलिटी होनी चाहिए, यानी मैटर में भी पार्टिकल नेचर होना चाहिए और मैटर में भी वेव नेचर होना चाहिए। यानी डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि दुनिया में कोई भी मैटर यदि मोशन कर रहा है, तो मोशन के दौरान वह पार्टिकल जैसा भी बिहेव करना चाहिए और वेव जैसा भी बिहेव करना चाहिए। हर मूविंग ऑब्जेक्ट में पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होना चाहिए। ऐसा डी ब्रॉगली साहब का अपना विचार आया, और इसी विचार के आधार पर डी ब्रॉगली ने अपनी हाइपोथेसिस दिया
कि एवरी मैटर ऑफ यूनिवर्स सम टाइम बिहेव एज पार्टिकल एंड सम टाइम बिहेव एज वेव। यही डी ब्रागली हाइपोथेसिस है। तो यदि एक नंबर में डी ब्रागली हाइपोथेसिस लिखने को आता है तो आप यही लिख दीजिए कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट सम टाइम बिहेव एज पार्टिकल एंड सम टाइम बिहेव एज वेव। जैसे कार मोशन कर रही है तो मूविंग कार पार्टिकल जैसा भी बिहेव करेगी, वेव जैसा भी बिहेव करेगी। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, गैस सिलेंडर के भीतर गैस मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं। ये जितने भी पार्टिकल, जितने भी मटेरियल मोशन कर रहे हैं, मोशन के दौरान उनमें पार्टिकल नेचर भी होना चाहिए और वेव नेचर भी होना चाहिए, ऐसा डी ब्रागली साहब ने सोचा। और ये सोचा नेचर लव सिमेट्री के आधार पर कि यूनिवर्स दो चीज से बना है, तो एक में यदि डुअल नेचर है तो नेचर लव सिमेट्री के अकॉर्डिंग मैटर में भी डुअल नेचर होना चाहिए। और इस तरह डी ब्रागली साहब ने कहा कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन कर रहा है तो मोशन के दौरान उसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होना चाहिए। अब वास्तव में हर ऑब्जेक्ट में पार्टिकल और वेव नेचर पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए डी ब्रागली साहब ने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। मैथमेटिकल कैलकुलेशन उन्होंने फोटॉन पर किया। डी ब्रागली साहब ने फोटॉन को एक बार पार्टिकल माना और फिर उसी फोटॉन को एक बार वेव माना, और पार्टिकल और वेव दोनों नेचर फोटॉन में मानकर एक छोटा सा डेरिवेशन किया। उस डेरिवेशन को समझिए, वो डेरिवेशन क्या है और वो डेरिवेशन क्या कहता है, उस डेरिवेशन से क्या कंक्लूजन निकला। तो मान लीजिए यदि फोटॉन को हम पार्टिकल मानते हैं, इफ फोटॉन कंसीडर्ड एज पार्टिकल देन एनर्जी इज स्टोर्ड इन फोटॉन, या एनर्जी ऑफ फोटॉन जो भी लिखिए mc², क्योंकि आप जानते हो कि यदि कोई पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी चल रही है तो उसमें एनर्जी mc² होगी। यदि फोटॉन कंसीडर्ड एज वेव देन एनर्जी ऑफ फोटॉन, यदि फोटॉन को आप वेव मानते हो तो उसकी एनर्जी होती है h²। तो यदि फोटॉन को हम पार्टिकल माने तो फोटॉन में कंसंट्रेटेड एनर्जी mc² होगी, और यदि फोटॉन को हम वेव माने तो उसमें कंसंट्रेटेड एनर्जी h² होगी। चूंकि ये दोनों ही एनर्जी फोटॉन की ही है, इसलिए न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो दोनों को इक्वल कीजिए, तो h इज इक्वल टू mc², न्यू की जगह c/λ रख सकते हो, इज इक्वल टू mc², इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया h/λ इज इक्वल टू m इंटू सी। m इंटू सी मीन्स मास इंटू वेलोसिटी, और आप जानते हो मास इंटू वेलोसिटी मीन्स मोमेंटम, तो ये हो गया h/λ इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम लिख दीजिए, तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h/p या h/p। तो h प्लैंक कांस्टेंट है, आप जान ही रहे हो, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस तरह से डी ब्रागली साहब ने एक रिलेशन निकाल दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। आप इस रिलेशन में आप जानते हो कि जो मोमेंटम है वह पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी है, और जो वेवलेंथ है लैम्डा वह वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी है। यानी इस फार्मूले में जो क्वांटिटीज आई हैं दो, ये तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती है और मोमेंटम पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से एक वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी और एक पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी दोनों एक ही इक्वेशन में आ गई। ध्यान से समझिए, एक पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी और एक वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी दोनों एक ही फार्मूले में आ गई, एक ही इक्वेशन में आ गई।
इसका मतलब कि ये पॉसिबल है कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल और वेव नेचर दोनों हो। ये इक्वेशन यही कह रहा है। चूंकि वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी लैम्डा और पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी मोमेंटम दोनों एक ही इक्वेशन में आ जाना, ये शो कर रहा है पहली बात कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल और वेव नेचर दोनों पॉसिबल है। यानी ये संभव है कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल नेचर भी हो और उसी ऑब्जेक्ट के अंदर वेव नेचर भी हो, ये पॉसिबल है। अब जब डी ब्रॉगली साहब से कहा गया कि यदि कोई मैटर है, ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में पार्टिकल और वेव नेचर दोनों हम मानते हैं, तो यदि किसी मैटर को हम वेव मान लें, यदि किसी मैटर को हम वेव मान लें, जैसे मान लीजिए कोई कार चल रही है, तो डी ब्रॉगली साहब के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मूविंग कार यानी मूविंग ऑब्जेक्ट पार्टिकल जैसा भी बिहेव करेगा और वेव जैसा भी बिहेव करेगा। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर मोशन कर रहा है और उसे हम यदि वेव कंसीडर कर रहे हैं, तो उस वेव का नाम क्या रखेंगे? तो वहां पर डी ब्रॉगली साहब ने बताया कि यदि किसी मैटर, किसी मटेरियल को आप वेव मानते हैं, तो वहां पर उस वेव का नाम मैटर वेव रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कार चल रही है, तो कार में हम पार्टिकल नेचर भी मान सकते हैं, वेव नेचर भी मान सकते हैं। तो कार में जब हम वेव नेचर मानेंगे तो उस कार का नाम मैटर वेव रखा जाएगा। ठीक, तो यहां से जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी फार्मूला है, यहां लैम्डा को वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, या इस लैम्डा को डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कह सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि तमाम न्यूमेरिकल में यही पूछा जाता है कि फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपसे पूछा जाए तो आप वही लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से लैम्डा निकाल दीजिए। यही इस लैम्डा को डी ब्रॉगली वेवलेंथ या वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव दोनों कह सकते हो। यदि मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हैवी मास का है, फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट, यदि कोई बॉडी बड़े मास की हो, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाला जाए फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तब डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह मास इंटू वेलोसिटी रख दीजिए। तो ये याद रखिएगा कि यदि कोई पार्टिकल या कोई मैक्रो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और उसका आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन जो पी है उसमें पी की जगह मास इंटू वेलोसिटी रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक कार 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मोशन कर रही है, कार का मास 1000 किलोग्राम है, कार को यदि वेव माना जाए तो उस कार का डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए। तो कार की मास रख दीजिए, वेलोसिटी रख दीजिए, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए, तो कार का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल जाएगा। ठीक, अब यहां पर हम लोग निकाले डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। लेट एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग विद पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, उसको v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलेट कराया गया, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। और ये भी जानते हो चूंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है qv। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज E से लिखते हैं, तो
तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ईवी भी हो गई, तो ईवी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहां पर भी वेलोसिटी है, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहां से आप 2 को m को इधर कर दीजिए, तो ये v² इज इक्वल टू हो गई 2ev/m, या v इज इक्वल टू √2ev/m। तो इलेक्ट्रॉन को, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलेट कराया जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी होगी और ev भी होगी। इसी को सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल लिया। अब जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकल गई तो डी ब्रागली वेवलेंथ देखिए, द डी ब्रागली वेवलेंथ। देखिए किसी भी मैटर की, किसी भी मटेरियल की डी ब्रागली वेवलेंथ आपको निकालनी है तो पहले उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। चाहे इलेक्ट्रॉन की हो, चाहे गैस मॉलिक्यूल की हो, चाहे कार की हो, चाहे बाइक की हो, किसी भी मटेरियल की यदि डी ब्रागली वेवलेंथ निकालनी है तो पहले उसकी वेलोसिटी निकालिए। जैसे हम डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते थे तो डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालें। अब डी ब्रागली वेवलेंथ लिखिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/m और v की वैल्यू रख दीजिए यहां से √2ev/m, ये √2ev/m। अब इस m को रूट के अंदर ले जाइए, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√m² ev/m, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया h/√m ev। h की, m की, e की वैल्यू रख दें तो 12.56/√v एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से, इस फार्मूले से इलेक्ट्रॉन का डी ब्रागली वेवलेंथ निकाल सकते हो। जैसे आपसे छोटा सा क्वेश्चन किया जाए कि एन इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, फाइंड द डी ब्रागली वेवलेंथ। तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलेट किया गया तो उसका डी ब्रागली वेवलेंथ बताइए। तो यहीं v की जगह 100 रख दीजिए, तो डी ब्रागली वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो इस तरह ये स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए है और किसी के लिए नहीं लगेगा। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन का डी ब्रागली वेवलेंथ पूछे, ये दिया हो कि इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्टेज से एसिलेट किया गया, तो यहीं रख दीजिए, तो वैल्यू तो सीधा डी ब्रागली वेवलेंथ आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन इस पर आता है। ठीक है, तो इसी तरह से यदि गैस मॉलिक्यूल का डी ब्रागली वेवलेंथ आपसे पूछा जाए तो गैस मॉलिक्यूल्स का भी डी ब्रागली वेवलेंथ निकालने के लिए पहले गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकाल लीजिए। आप जानते हो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है 3kT/m, उससे गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकाल लो और वेलोसिटी निकालने के बाद आप डी ब्रागली वेवलेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक रहा है, इस टॉपिक में इतना ही। अब आप अगला चैप्टर हेडिंग डाल लें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 3, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, इसमें एक काम करना है आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जो पार्ट केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो उस पार्ट का नोट मैं बता दे रहा हूं, हेडिंग वाइज बना लेना। उसके बाद आगे जो फिजिक्स में पढ़ाना है बताएंगे। जैसे सबसे पहले इस चैप्टर में थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल ये लिख लीजिएगा, आप पढ़े हुए हो। फिर थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की मेरिट्स, फिर थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की डीमेरिट्स। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल की कम से कम 3 मेरिट लिख देना और मिनिमम 3 डीमेरिट्स लिख देना। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद आपकी हेडिंग पड़ेगी रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी आप पढ़े हो। उसके बाद रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद इस कंक्लूजन के आधार पर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल लिखना है।
रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बाद रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की फेल्योरिटी लिखनी है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्यों फेल कर गया, किस वजह से फेल कर गया। इतना आप लिख के रेडी रखिएगा। अगले पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का यहां से हम आपको पढ़ाएंगे। ये तो आप जनरली पढ़ चुके हो, कई बार केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो और छोटे क्लास में पढ़े हो, इंटर में भी पढ़े हो, तो इतना आप नोट लिख लीजिएगा। अब आगे हम लोग यहां से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोर्स एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।